आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक पत्रकारिता एवं जनसंचार है, जो कि क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस क्लास में हम सभी लोग जनसंचार क्या है और उसके विभिन्न माध्यमों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास में सबसे पहले अध्ययन हम लोग करते हैं संचार क्या है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि संचार होता क्या है। देखिए, संचार जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति हुई है चर धातु से, और जिसका अर्थ होता है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। संचार सिर्फ दो व्यक्तियों तक सीमित परिघटना नहीं है, बल्कि यह लाखों लोगों के बीच में होने वाली जनसंचार एक विस्तृत रूप है। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को जो लिखित और मौखिक या दृश्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह जब पहुंचाया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम संचार कहते हैं। ठीक है, तो संचार क्या है। इसके बाद संचार का कार्य क्या होता है। तो जनसंचार के जो कार्य होते हैं वो निम्नलिखित हैं: सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना और विचार विमर्श करना। ये जनसंचार के महत्वपूर्ण कार्य हैं। सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना और विचार विमर्श करना, ये जनसंचार के कार्य हैं। आगे हम लोग देखते हैं पत्रकारिता किसे कहते हैं। तो प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट के जरिए खबरों के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता कहा जाता है। तो प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट के जरिए जो खबरों का आदान प्रदान होता है उसी को पत्रकारिता कहा जाता है। इसके तीन पहलू हैं। वो तीन पहलू कौन से हैं? समाचार संकलन, संपादन व प्रकाशन। तो पत्रकारिता के तीन पहलू हैं: समाचार संकलन, संपादन और प्रकाशन। तो आगे देखते हैं टेलीविज़न। तो टेलीविज़न का वर्णन करें, या जो कि मुख्य संचार माध्यमों में एक है। तो टेलीविज़न एक जनसंचार का सर्वाधिक ताकतवर और लोकप्रिय माध्यम है। इसमें शब्द, ध्वनि व दृश्य का मेल होता है, अर्थात दृश्य माध्यम भी है और श्रव्य माध्यम भी है। इसके कारण इसकी विश्वसनीयता और ही बढ़ जाती है। तो भारत में इसकी शुरुआत जो हुई थी 15 सितंबर 1959 को। तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? 15 सितंबर 1959 को। 1991 में खाड़ी युद्ध में दुनिया भर में युद्ध का सीधा प्रसारण किया गया था, और इसके बाद सीधे प्रसारण का महत्व बढ़ गया, और आज भारत में 400 से अधिक चैनल प्रसारित हो रहे हैं। आगे देखते हैं इंटरनेट को जनसंचार का नया माध्यम कहा जाता है। क्यों? तो इंटरनेट को जनसंचार का नया माध्यम क्यों कहा जाता है? देखिए, इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं। इसकी पहुंच और रफ्तार का कोई जवाब नहीं होता है। इसमें सारे माध्यमों का समागम है। यह एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है, यानी आप इसमें मूक दर्शक नहीं हैं। इसमें आप बहस भी कर सकते हैं, ब्लॉग के जरिए अपनी बात कह सकते हैं। इसमें विश्व को एक ग्राम बना दिया है। तो इंटरनेट ने विश्व को क्या बना दिया? एक ग्राम बना दिया है, छोटा सा गांव। इसके बुरे प्रभाव भी है, और बुरे प्रभाव में जैसे इस पर अश्लील सामग्री भी दिखाई जा सकती है, दिखती है, जिसमें समाज की नैतिकता को खतरा है। दूसरे इसका दुरुपयोग अधिक करते हैं तथा सामाजिकता कम
हो जाती है। अब आगे देखते हैं, जनसंचार के लाभों व हानि का वर्णन कीजिए। जनसंचार के लाभ और हानि का वर्णन करना है तो जनसंचार के निम्नलिखित लाभ हैं। लाभ कौन कौन से हैं? हमारे दैनिक जीवन में ये शामिल हो चुका है। धर्म से लेकर सेहत तक सारी जानकारी हमें इससे मिल सकती है। इसमें मानव जीवन सरल, सामर्थ्य और सक्रिय बना हुआ है और सूचनाओं व जानकारियों के कारण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिली है। सरकारी कामकाज पर निगरानी बढ़ी है। हानियाँ क्या क्या हैं? हानियाँ हैं, इसमें काल्पनिक जीवन को बढ़ावा दिया है। इससे पलायनवादी प्रवृत्ति बढ़ी है। समाज में अश्लीलता और असामाजिकता भी बढ़ी है। गलत मुद्दों को ज़बरदस्त प्रचार करने का एक जरिया सही ठहराया जाता है। आगे देखते हैं, समाचार के तत्व कौन से हैं। तो अगला टॉपिक जो हमें देखना है, समाचार के तत्व कौन से हैं। तो समाचार के निम्नलिखित तत्व होते हैं। उन तत्वों में सबसे पहला जो तत्व है वो महत्वपूर्ण है, नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव और महत्वपूर्ण लोग। ये सारे समाचार के तत्व होते हैं। नवीनता होता है, निकटता, जनरुचि, प्रभाव, टकराव और महत्वपूर्ण लोग, अनोखापन। ये सारा जो है संचार के निम्नलिखित तत्व हैं। अगला प्रश्न है, समाचार क्या है। तो समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है, वही समाचार होता है। तो समाचार क्या है? समाचार किसी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। अगला है, संपादन का अर्थ बताइए। तो संपादन का अर्थ बताइए। तो संपादन का अर्थ होता है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना। तो संपादन का अर्थ क्या होता है? किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना। एक उपसंपादक अपनी रिपोर्टर की खबर को ध्यान से पढ़कर उसकी भाषागत अशुद्धियों को दूर करके प्रकाशन योग्य बनाता है। यही संपादक का काम होता है। आगे देखते हैं, संपादन के सिद्धांत बताइए। तो पत्रकारिता की खास बनाने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना जरूरी होता है। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए सिद्धांतों का पालन करना जरूरी होता है। वो सिद्धांत कौन कौन से हैं? तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता और निष्पक्षता। ये आपके संपादन के प्रमुख सिद्धांत हैं। अगला है, संपादन के सिद्धांत सब बताइए। ये हो गया है। आगे देखते हैं, पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार कौन से हैं। तो देखिए, पत्रकारिता के निम्नलिखित प्रकार हैं जिनमें महत्वपूर्ण पत्रकारिताएं खोज परक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एकोडेसी पत्रकारिता और वैकल्पिक पत्रकारिता। ये पत्रकारिताओं के विभिन्न प्रकार हैं। तो कौन कौन से हैं? खोज परक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडोकेसी पत्रकारिता और वैकल्पिक पत्रकारिता। आगे है, सबसे पहले हम देखते हैं खोज परक पत्रकारिता क्या है। तो खोज परक पत्रकारिता से आशय है ऐसी पत्रकारिता से जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जो आम जनता के सामने नहीं आता। यह पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। इस पत्रकारिता का उपयोग उन्हीं स्थितियों में किया जाता है जब सच्चाई बताने का कोई और उपाय नहीं होता है। तो ये क्या है? खोज परक पत्रकारिता। विशेषीकृत पत्रकारिता क्या है? तो विशेषीकृत पत्रकारिता देख लेते हैं। पत्रकारिता का अर्थ घटनाओं की सूचना देना मात्र नहीं होता है। पत्रकार से अपेक्षा होती है कि वह घटनाओं की तह तक जाकर
उसका अर्थ स्पष्ट करें और आम पाठकों को बताएं कि समाचार का क्या महत्व है। इसके लिए विशेषता की आवश्यकता होती है। पत्रकारिता के हिसाब से विशेषता के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं। इन 7 प्रमुख क्षेत्रों में इनमें संसदीय पत्रकारिता, न्यायालयीय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता तथा फैशन और फिल्म पत्रकारिता शामिल है। इन क्षेत्रों के समाचार, उनकी व्याख्या, उन विषयों में विशेषता हासिल किए बिना देना कठिन होता है। चलिए आगे देखते हैं। वॉचडॉग पत्रकारिता देख लेते हैं कि वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है। तो लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज की निगरानी करना या निगाह रखना, और कोई भी उसमें जब गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना। तो वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है? लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व जो होता है सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना। इसे परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। इसका दूसरा छोर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता होती है। समाचार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है और अपने आलोचनात्मक पक्ष का परित्याग कर देती है। आमतौर पर इन दो बिंदुओं के बीच तालमेल के जरिए ही समाचार मीडिया और इसके तहत काम करने वाले विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता का निर्धारण होता है। आगे देखते हैं एडवोकेसी पत्रकारिता। अगला है एडवोकेसी पत्रकारिता। तो ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ाते हैं और उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार जोर शोर से अभियान चलाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। भारत में भी कुछ समाचार या रेडियो टेलीविज़न चैनल किसी खास मुद्दे पर जनमत बनाने और सरकार को उसके अनुकूल प्रक्रिया करने के लिए अभियान चलाते हैं। अगर उदाहरण देखें तो उदाहरण के लिए जेसिका लाल हत्याकांड में न्याय के लिए समाचार माध्यमों ने सक्रिय अभियान चलाया था। आगे देखते हैं। अब प्रिंट माध्यम का वर्णन करते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। तो देखिए, प्रिंट माध्यम यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। तो जनसंचार के आधुनिक माध्यमों से सबसे पुराना प्रिंट माध्यम है। आधुनिक युग का प्रारंभ छपाई के आविष्कार से हुआ। चीन में सबसे पहले मुद्रण कार्य शुरू हुआ, छपाई का कार्य। परंतु आधुनिक छापे खाने का आविष्कार जो है जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया। तो आविष्कार किसने किया? जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया छापे खाने का। यूरोप में पुनर्जागरण रेनेसां की शुरुआत में छापे खाने की प्रमुख भूमिका थी। भारत में ईसाई मिशनरियों ने सन 1556 ईस्वी में गोवा में धार्मिक पुस्तक छापने के लिए इसको खोला। अब आगे देखते हैं। टीवी खबरों के विभिन्न चरण बताइए। तो टीवी खबरों के जो विभिन्न चरण होते हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो किसी भी टीवी चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है, यानी सबसे पहले सूचना देना। टीवी में यह सूचनाएं कई चरणों से होकर दर्शकों के पास पहुंचती है। ये चरण कौन कौन से हैं? तो पहला जो चरण है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर वाइट, लाइव और एंकर पैकेज। आगे देखते हैं। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता पर टिप्पणी करें। तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की बात करते हैं। तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर चल रहा है। भारत में सबसे पहला दौर जो था 1993 में से शुरू हुआ, जबकि दूसरा दौर 2003 से शुरू हुआ। पहले दौर में हमारे यहाँ
भी इसका प्रयोग हुआ। .com का तूफान आया और बुलबुले की तरह फूट गया। अंततः वही टिके रहे जो मीडिया उद्योग में पहले से ही टिके हुए थे। आज पत्रकारिता की दृष्टि में टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेटमैन, पायनियर, एनडीटीवी, IBN, जी न्यूज़, आज तक और आउटलुक की साइटें सबसे बेहतर मानी जाती हैं। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद भी देखी जा सकती हैं और इसकी साइटें नियमित अपडेट होती रहती हैं, जिनमें हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, आज तक और जी न्यूज़ प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं समाचार लेखन में ककार क्या होते हैं। 6 ककार कौन कौन से हैं उसके संबंध में आपको बताना है। तो किसी भी समाचार को लिखते समय 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। वही 6 ककार होते हैं, जैसे क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। तो यह क्या, किसके, कहाँ, कब, क्यों और कैसे को 6 ककारों के रूप में जाना जाता है। किसी घटना, समस्या या विचार से संबंधित खबर लिखते हुए इन 6 ककारों को ही ध्यान में रखा जाता है। तो आज हम सभी लोगों ने पत्रकारिता के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगले कुछ महत्वपूर्ण क्लास 10th और 12th के लिए टॉपिक लेकर फिर प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।